क्या तुमने कभी सोचा कि दिन भर भागदौड़ करने, टू डू लिस्ट को पूरा करने और हर मिनट को प्लान करने के बाद भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया? सुबह से शाम तक मेहनत करने के बावजूद तुम थके हुए, तनावग्रस्त और असंतुष्ट क्यों महसूस करते हो? शायद तुम गलत चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। डेविड कडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी कहानी और गाइड है जो तुम्हें सिखाएगी कि असली ताकत समय को गिनने में नहीं, बल्कि अपने दिमाग की ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में है। यह किताब न सिर्फ तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, बल्कि तुम्हारी क्रिएटिविटी को भी नई उड़ान देगी। आओ इस जादुई सफर पर चलें और जानें कि कैसे अपने दिमाग को मैनेज करके तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। तैयार हो? डेविड कडावी एक लेखक, पॉडकास्टर और क्रिएटिव विचारक है, जिनकी किताबें और विचार लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। वो टेडएक्स, द पोस्ट, ऑब्जर्वर और फास्ट कंपनी जैसे बड़े मंचों पर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। डेविड की कहानी हमारी तरह ही शुरू होती है, हर दिन लंबी टू डू लिस्ट के पीछे भागते हुए, समय को बचाने की कोशिश में, और फिर भी ये महसूस करते हुए कि कुछ कमी रह गई। डेविड बचपन से लेखक बनने का सपना नहीं देखते थे। वो एक क्रिएटिव इंसान थे जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी और आइडियाज की दुनिया में रुचि रखते थे। उनकी पहली किताब डिजाइन फॉर हैकर्स लिखते समय उन्हें एक कड़वा सच पता चला। टाइम मैनेजमेंट के पारंपरिक तरीके, जैसे हर मिनट को प्लान करना, टू डू लिस्ट बनाना या हर काम को प्रायोरिटी देना, क्रिएटिव काम के लिए कारगर नहीं है। उनकी दूसरी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट इसी खोज की कहानी है। ये किताब हमें सिखाती है कि प्रोडक्टिविटी का असली राज समय को मैनेज करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग की सही अवस्था, मेंटल स्टेट को समझना और उसका सही इस्तेमाल करना है। डेविड की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्हें अपनी पहली किताब की डील मिली। वो उत्साहित थे, लेकिन जल्द ही राइटर ब्लॉक ने उन्हें जकड़ लिया। वो घंटों अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहते, लेकिन एक भी शब्द नहीं लिख पाते। दोस्तों के साथ डिनर, डेट्स और यहां तक कि ग्रोसरी खरीदना भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तनाव बढ़ता गया क्योंकि पब्लिशर को किताब का 25% हिस्सा जल्दी दिखाना था। डेविड निराश नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो फंस चुके थे। फ्रस्ट्रेशन और उम्मीद के मिश्रण में डेविड ने कोस्टा रिका में एक रिट्रीट ज्वाइन करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद नई जगह, नया माहौल और प्रकृति की शांति उनकी रचनात्मकता को जगा देगी। लेकिन वहां भी शुरुआत में निराशा ही मिली। उन्हें लगने लगा कि यह रिट्रीट भी बेकार जाएगा। एक दिन तंग आकर डेविड बाहर निकले। सड़क पर उनकी मुलाकात डिएगो नाम के एक स्थानीय शख्स से हुई। डिएगो ने स्पेनिश में उनसे बात शुरू की। वो एक साधारण इंसान थे जिन्हें समुद्र तट पर टहलना और बारिश का मौसम पसंद था। उनकी छोटी सी बातचीत ने डेविड के दिमाग पर जादुई असर किया। वो अचानक हल्का महसूस करने लगे, जैसे कोई बोझ हट गया हो। घर लौटकर डेविड फिर से लिखने बैठे। इस बार कुछ जादुई हुआ। महज 1 घंटे में उन्होंने अपनी किताब का पहला चैप्टर पूरा कर लिया। ये अनुभव उनके लिए एक खुलासा था। उन्होंने महसूस किया कि यह जादू समय का नहीं, बल्कि उनके दिमाग की सही अवस्था का था। डिएगो से बातचीत ने उनके दिमाग को रिलैक्स और रचनात्मक मोड में डाला, जिससे उनके विचार बहने लगे। यही माइंड मैनेजमेंट का मूल मंत्र है, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को सही समय पर सही काम के लिए इस्तेमाल करना। अध्याय 1, टाइम मैनेजमेंट क्यों फेल होता है। डेविड कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की अवधारणा फ्रेडरिक टेलर के औद्योगिक युग से आई है, जब फैक्ट्रियों में काम करने वालों को मशीनों की तरह हर मिनट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता था। उस समय काम दोहराव वाला और मैकेनिकल था, जहां हर सेकंड की गिनती होती थी। लेकिन आज का युग क्रिएटिव काम का है। चाहे तुम एक लेखक हो, डिजाइनर हो या बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने अच्छे आइडियाज बना सकते हो और उन्हें कैसे लागू करते हो। टाइम मैनेजमेंट की पुरानी ट्रिक्स, जैसे लंबी टू डू लिस्ट बनाना या हर घंटे को शेड्यूल करना, क्रिएटिव काम के लिए काम नहीं करती। डेविड बताते हैं कि टू डू लिस्ट अक्सर मोटिवेशन को खत्म कर देती है। जब तुम अपनी लिस्ट में 20 काम देखते हो तो तुम्हारा दिमाग घबरा जाता है। तुम सोचते हो, इतना सब कैसे करूंगा। इसके बजाय डेविड माइंड मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसका मतलब है कि तुम अपने दिमाग की अवस्था को समझो
और उसे सही काम के लिए इस्तेमाल करो। उदाहरण के लिए, अगर तुम सुबह तरोताजा महसूस करते हो तो ये समय अपने सबसे क्रिएटिव काम जैसे लिखना या डिजाइन करना के लिए रखो। और अगर तुम दोपहर में थके हुए हो तो आसान काम जैसे ईमेल चेक करना या मीटिंग्स अटेंड करना करो। डेविड सुझाव देते हैं कि तुम अपने दिन को ट्रैक करो। एक डायरी रखो और लिखो कि दिन के किन समय में तुम सबसे ज्यादा फोकस्ड, क्रिएटिव या सुस्त महसूस करते हो। डेविड ने खुद ऐसा किया। उन्हें पता चला कि उनका दिमाग दोपहर में सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। इस खोज ने उनकी प्रोडक्टिविटी को बदल दिया। उन्होंने अपने सबसे जरूरी और रचनात्मक काम दोपहर के लिए शेड्यूल करना शुरू किया। अगर तुम भी ऐसा करो तो तुम्हें भी अपने दिमाग की ताकत का एहसास होगा। प्रैक्टिकल टिप, एक हफ्ते तक अपने दिन को ट्रैक करो। हर 2 घंटे में रुककर नोट करो कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, एनर्जेटिक, सुस्त, क्रिएटिव या तनावग्रस्त। फिर अपने सबसे जरूरी काम को उस समय के लिए शेड्यूल करो जब तुम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम सुबह 8 बजे सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो तो उस समय लिखने या प्रोजेक्ट प्लानिंग जैसे काम करो। अध्याय 2, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढो। क्रिएटिविटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम ऑर्डर पर मंगा सको। ये एक प्रोसेस है जो सही मेंटल स्टेट में होता है। डेविड 2 तरह की सोच की बात करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब तुम अपने दिमाग को खुला छोड़ते हो और ढेर सारे आइडिया सोचते हो बिना किसी जजमेंट के। जैसे अगर तुम एक नई मार्केटिंग कैंपेन बनाना चाहते हो तो तुम कई थीम्स, स्लोगन्स और विजुअल्स के बारे में सोच सकते हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग तब होती है जब तुम इन आइडियाज में से एक को चुनते हो और उसे लागू करते हो। जैसे तुम एक स्लोगन चुनते हो और उस पर काम शुरू करते हो। तुम्हारा क्रिएटिव स्वीट स्पॉट वो समय और जगह है जहां तुम सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हो। डेविड के लिए ये अब्सेंट कॉफी शॉप थी। वहां कॉफी की खुशबू, खूबसूरत नजारा और हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक उनके दिमाग को प्रेरित करता था। डेविड बताते हैं कि न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे इनसाइट कहते हैं, वो आहा मोमेंट जब तुम्हें अचानक कोई शानदार आइडिया मिलता है। ये मोमेंट अक्सर तब आता है जब तुम रिलैक्स्ड होते हो, जैसे शावर लेते वक्त, सैर करते वक्त या कॉफी पीते वक्त। डेविड कहते हैं कि अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढने के लिए तुम्हें अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव समय को पहचानना होगा। मशहूर लेखिका वर्जीनिया वुल्फ और साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर सुबह के शुरुआती घंटों में अपने सबसे जरूरी काम करते थे क्योंकि तब उनका दिमाग तरोताजा और फोकस होता था। डेविड ने पाया कि उनका क्रिएटिव स्वीट स्पॉट दोपहर में था, लेकिन वो रात के शांत घंटों 12 बजे से 4 बजे में भी गहरे काम में डूब जाते थे। वो रात में काम करते, फिर दोपहर तक सोते और दोपहर में कॉफी शॉप में लिखते। ये उनका अनोखा रूटीन था जो उनके दिमाग की ताकत को अधिकतम करता था। डेविड का फर्स्ट आवर रूल इस कॉन्सेप्ट को और आसान बनाता है। वो कहते हैं कि अपने दिन का पहला घंटा अपने सबसे जरूरी और क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए रखो। ये वो समय है जब तुम्हारा दिमाग सबसे तरोताजा होता है और तुम बिना डिस्ट्रैक्शंस के गहरे काम में डूब सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक लेखक हो तो सुबह का पहला घंटा अपनी किताब का ड्राफ्ट लिखने के लिए इस्तेमाल करो। अगर तुम एक डिजाइनर हो तो अपने नए प्रोजेक्ट के स्केच बनाओ। यह रूल तुम्हें आलस्य और डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। प्रैक्टिकल टिप, अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढने के लिए एक प्रयोग करो। अगले कुछ दिनों तक अलग अलग समय और जगहों पर अपने क्रिएटिव काम को आजमाओ। जैसे सुबह 7 बजे घर पर लिखने की कोशिश करो, फिर दोपहर में किसी कॉफी शॉप में। नोट करो कि कब और कहां तुम्हें सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। फिर अपने सबसे जरूरी काम को उस समय और जगह के लिए शेड्यूल करो। अध्याय 3, क्रिएटिविटी के 4 स्टेज। डेविड क्रिएटिव प्रोसेस को 4 स्टेज में बांटते हैं, जैसा कि सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राहम वालस ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ थॉट में बताया था। ये 4 स्टेज है: प्रिपरेशन, तैयारी, इंक्यूबेशन, पकना, इल्यूमिनेशन, अहम मोमेंट और वेरिफिकेशन, पुष्टि। ये स्टेज हर क्रिएटिव काम के लिए जरूरी है। चाहे तुम एक गाना लिख रहे हो, कोई बिजनेस आइडिया डेवलप कर रहे हो या कोई नई रेसिपी बना रहे हो। प्रिपरेशन, तैयारी, ये वो स्टेज है
जहां तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए जानकारी इकट्ठा करते हो। डेविड अपने लिविंग रूम को रिसर्च हब में बदल देते थे। वो किताबें, न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स बिखेर लेते थे। वो अपने व्हाइट बोर्ड पर टॉपिक्स, चैप्टर्स और आइडियाज लिखते थे। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नई ऐप डिजाइन करना चाहते हो तो इस स्टेज में तुम मार्केट रिसर्च करोगे, यूजर फीडबैक पढ़ोगे और कंपटीटर्स की ऐप स्टडी करोगे। ये स्टेज तुम्हें एक मजबूत बुनियाद देता है। इनक्यूबेशन, पकना, ये वो समय है जब तुम अपने प्रोजेक्ट पर सीधे काम नहीं करते। तुम रिलैक्स करते हो, दोस्तों के साथ समय बिताते हो या कुछ और करते हो। डेविड कहते हैं कि ये स्टेज तुम्हारे दिमाग को बैकग्राउंड में आइडियाज बनाने का मौका देता है। डिएगो से उनकी मुलाकात इसका उदाहरण है। उस छोटी सी बातचीत ने उनके दिमाग को रिलैक्स किया, जिससे वो बाद में लिख पाए। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक मार्केटिंग कैंपेन पर अटक गए हो तो टहलने जाओ, कोई मजेदार मूवी देखो या मेडिटेशन करो। तुम्हारा दिमाग बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। इल्यूमिनेशन, अहम मोमेंट, ये वो जादुई पल है जब तुम्हें अचानक कोई शानदार आइडिया मिलता है। डेविड पॉल मैकार्टनी के मशहूर गाने यस्टरडे की मिसाल देते हैं। पॉल को यह धुन सपने में मिली। वो सुबह उठे और तुरंत पियानो पर बैठकर इसे बजाने लगे। डेविड के साथ भी ऐसा हुआ। जब डिएगो से बात करने के बाद उन्हें अचानक लिखने की प्रेरणा मिली। ये मोमेंट अक्सर तब आता है जब तुम रिलैक्स्ड होते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग फ्री होकर सोचता है। वेरिफिकेशन, पुष्टि, स्टेज में तुम अपने आइडिया को टेस्ट करते हो। क्या ये काम करेगा? इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? पॉल मैकार्टनी ने यस्टरडे की धुन को 1.5 साल तक टेस्ट किया। उन्होंने लिरिक्स लिखे, ट्यून को सुधारा और अरेंजमेंट को परफेक्ट किया। डेविड भी अपने चैप्टर्स को बार बार एडिट करते थे ताकि वो सही हो। उदाहरण के लिए, अगर तुमने एक नई रेसिपी बनाई है तो इस स्टेज में तुम उसे टेस्ट करोगे, फ्लेवर्स को एडजस्ट करोगे और दोस्तों से फीडबैक लोगे। इन चारों स्टेज से गुजरना जरूरी है। अगर तुम प्रिपरेशन के बिना सीधे जनरेट करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा आइडिया कमजोर हो सकता है, और अगर तुम इंक्यूबेशन को स्किप कर दोगे तो तुम्हें मोमेंट शायद न मिले। प्रैक्टिकल टिप, अपने अगले क्रिएटिव प्रोजेक्ट को इन 4 स्टेज में बांटो। जैसे, अगर तुम एक ब्लॉग लिखना चाहते हो तो पहले रिसर्च करो, प्रिपरेशन, फिर कुछ दिन रिलैक्स करो और आइडियाज को पकने दो, इनक्यूबेशन। अपने ड्राफ्ट लिखो जब आइडिया क्लिक करे, इल्यूमिनेशन, और फिर उसे एडिट करके परफेक्ट करो, वेरिफिकेशन। अध्याय 4, 7 मेंटल स्टेट्स ऑफ क्रिएटिव वर्क। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिव काम के लिए तुम्हारा दिमाग 7 अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है। इनका सही इस्तेमाल करके तुम अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हो। ये 7 मेंटल स्टेट्स है। प्रायोरिटाइज, ये वो समय है जब तुम तय करते हो कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। डेविड जॉन हेडक सेंटर की 19वीं मंजिल पर बैठकर अपनी नोटबुक में टास्क लिखते थे। वो अपने प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट करते थे ताकि वो सबसे जरूरी काम पर फोकस कर सके। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो इस स्टेज में तुम तय करोगे कि क्या पहले प्रोडक्ट डेवलप करना है या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है। एक्सप्लोर, ये नई चीजें सीखने और प्रेरणा लेने का समय है, बिना किसी खास लक्ष्य के। डेविड को पेंटिंग की हिस्ट्री पर डॉक्यूमेंट्री देखना या नई जगहों पर घूमना पसंद था। यह स्टेज तुम्हारे दिमाग को नए आइडियाज के लिए खोलता है। जैसे, अगर तुम एक लेखक हो तो इस स्टेज में तुम नई किताबें पढ़ सकते हो या कोई नया हॉबी ट्राई कर सकते हो। रिसर्च ये तब होता है जब तुम किसी खास सवाल का जवाब ढूंढते हो। डेविड अपनी किताब के चैप्टर्स को सही बनाने के लिए न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और प्रोडक्टिविटी पर रिसर्च करते थे। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नई ऐप बना रहे हो तो इस स्टेज में तुम यूजर बिहेवियर या टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पर रिसर्च करोगे। जनरेट, ये वो स्टेज है जब तुम नए आइडियाज बनाते हो। डेविड अपने पहले ड्राफ्ट्स को इस स्टेज में लिखते थे। वो कहते हैं कि इसके लिए तुम्हारा दिमाग तरोताजा और क्रिएटिव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक डिजाइनर हो तो इस स्टेज में तुम नए लोगो या वेबसाइट लेआउट के स्केच बनाओगे। पॉलिश, ये स्टेज अपने काम को और बेहतर करने के लिए है। डेविड अपने ड्राफ्ट्स को बार बार एडिट करते थे, सेंटेंस को और साफ करते थे और विचारों को और मजबूत करते थे। उदाहरण के लिए, अगर तुमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है
तो इस स्टेज में तुम स्लाइड्स को और आकर्षक बनाओगे, टेक्स्ट को छोटा करोगे और डिजाइन को सुधारोगे। एडमिनिस्ट्रेट ये छोटे मोटे कामों के लिए है, जैसे ईमेल चेक करना, बिल्स भरना या मीटिंग शेड्यूल करना। डेविड कहते हैं कि ये काम तब करो जब तुम्हारा दिमाग थका हुआ हो, क्योंकि इनके लिए ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी की जरूरत नहीं होती। रिचार्ज ये अपने दिमाग को आराम देने का समय है। डेविड मसाज लेते थे, फनी वीडियोज देखते थे या मेडिटेशन करते थे। ये स्टेज तुम्हें अगले क्रिएटिव काम के लिए तैयार करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक दिन में 8 घंटे काम करते हो, तो रिचार्ज के लिए कम से कम 30 मिनट मेडिटेशन, सैर या नींद का समय निकालो। डेविड सुझाव देते हैं कि तुम अपने काम को इन 7 स्टेज के हिसाब से बांटो। जैसे सुबह जब तुम तरोताजा हो तो प्रायोरिटाइज या जेनरेट जैसे काम करो, और दोपहर में जब तुम थोड़े सुस्त हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम निपटाओ। डेविड ने अपने टास्क मैनेजर में हर टास्क को इन स्टेज के हिसाब से लेबल करना शुरू किया, जैसे जेनरेट 500 शब्द लिखो या रिसर्च न्यूरोसाइंस आर्टिकल पढ़ो। इससे उन्हें हमेशा पता रहता था कि कब क्या करना है। प्रैक्टिकल टिप, अपने टास्क को एक टास्क मैनेजर ऐप जैसे टोडोइस्ट में लेबल करो। हर टास्क के साथ उसका मेंटल स्टेट लिखो, जैसे जेनरेट या एडमिनिस्ट्रेट। फिर अपने दिन को इस तरह शेड्यूल करो कि तुम अपने सबसे क्रिएटिव काम को अपने सबसे एनर्जेटिक समय में करो। अध्याय 5, क्रिएटिव साइकिल्स। डेविड का रूटीन अनोखा था। वो रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक अपनी किताब पर काम करते थे, जब दुनिया सो रही होती थी। फिर वो दोपहर तक सोते और दोपहर में अपसेंट कॉफी शॉप जाकर लिखते। इसे वो क्रिएटिव साइकिल कहते हैं, काम और आराम का एक चक्र। ये चक्र हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। कुछ लोग सुबह जल्दी काम करते हैं, तो कुछ लोग देर रात को। कुछ लोग हफ्ते में कुछ दिन गहरे काम के लिए रखते हैं, तो कुछ महीने में कुछ हफ्तों को। डेविड वीक ऑफ वॉन्ट्स की बात करते हैं। ये एक ऐसा समय होता था जब वो अपने प्रोजेक्ट्स को छोड़कर सिर्फ अपनी जिज्ञासा को फॉलो करते थे। वो नई किताबें पढ़ते, नए शहरों में घूमते या कुछ नया सीखते। इस दौरान उन्हें उनकी किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का आइडिया मिला। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिव साइकिल्स तुम्हें अपने दिमाग को रिचार्ज करने और नए आइडियाज खोजने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हो, तो तुम एक महीने में 3 हफ्ते क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो और एक हफ्ता अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स या नई स्किल सीखने के लिए रख सकते हो। ये तुम्हें बर्नआउट से बचाएगा और नए आइडियाज देगा। डेविड कहते हैं कि क्रिएटिव साइकिल्स को समझने के लिए तुम्हें अपने प्राकृतिक रिदम को पहचानना होगा। कुछ लोग सर्दियों में ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो कुछ लोग गर्मियों में। प्रैक्टिकल टिप, अपने क्रिएटिव साइकिल को ढूंढने के लिए एक महीने का प्रयोग करो। अपने काम और आराम के समय को ट्रैक करो। नोट करो कि कब तुम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो और कब तुम्हें ब्रेक की जरूरत होती है। फिर अपने शेड्यूल को इस तरह डिजाइन करो कि तुम अपने क्रिएटिव काम को अपने सबसे एनर्जेटिक समय में करो और रिचार्ज के लिए समय निकालो। अध्याय 6, क्रिएटिव सिस्टम्स और मिनिमम क्रिएटिव डोज। डेविड का क्रिएटिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो तुम्हारे क्रिएटिव साइकिल और 4 स्टेजेस को मैनेज करता है। यह तुम्हें अपने काम को व्यवस्थित करने और डिस्ट्रैक्शन से बचने में मदद करता है। डेविड की एक कहानी इसका अच्छा उदाहरण है। उन्हें अपने पॉडकास्ट लव योर वर्क के लिए डॉक्टर डेविड रॉक से इंटरव्यू करना था, जिनकी किताब योर ब्रेन एट वर्क ने उन्हें बहुत प्रेरित किया। लेकिन उस समय वो पनामा सिटी में नए थे और उनके अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का शोर था। ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन डेविड ने अपने क्रिएटिव सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक शांत जगह ढूंढी, एक कॉफी शॉप, अपने टास्क को मेंटल स्टेज के हिसाब से लेबल किया और इंटरव्यू की तैयारी की। उन्होंने रिसर्च, डॉक्टर रॉक की किताब और आर्टिकल्स पढ़े, प्रायोरिटाइज, इंटरव्यू को अपने दिन का सबसे जरूरी काम बनाया, और रिचार्ज, इंटरव्यू से पहले मेडिटेशन किया, स्टेज का इस्तेमाल किया। इस सिस्टम की वजह से वो इंटरव्यू को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। ये कहानी दिखाती है कि एक अच्छा क्रिएटिव सिस्टम तुम्हें किसी भी परिस्थिति में प्रोडक्टिव रहने में मदद कर सकता है। डेविड का एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मिनिमम क्रिएटिव डोज। इसका मतलब है कि तुम्हें हर बार बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा क्रिएटिव काम शुरू करो, जैसे 2 मिनट के लिए आइडियाज लिखो
एक स्केच बनाओ या एक पैराग्राफ लिखो, फिर इसे छोड़ दो। ये तुम्हारे दिमाग में ओपन लूप्स बनाता है जो बैकग्राउंड में आइडियाज बनाते रहते हैं। डेविड इसे पैसिव जीनियस कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक लेखक हो और किसी चैप्टर में अटक गए हो तो बस कुछ लाइंस लिखो और फिर टहलने चले जाओ। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारा दिमाग नए आइडिया से भरा होगा। डेविड कहते हैं कि राइटर ब्लॉक कोई असली चीज नहीं है, ये बस तुम्हारे दिमाग का गलत स्टेट में होने का नतीजा है। अगर तुम अपने मेंटल स्टेट को सही काम के लिए सही समय पर इस्तेमाल करो तो राइटर ब्लॉक जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें लिखने में दिक्कत हो रही है तो शायद तुम गलत समय पर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बजाय रिलैक्स करो, कोई और मेंटल स्टेट जैसे रिचार्ज या एक्सप्लोर में जाओ और बाद में फिर ट्राई करो। प्रैक्टिकल टिप, एक क्रिएटिव सिस्टम बनाओ। अपने टास्क को मेंटल स्टेट्स के हिसाब से लेबल करो और एक टास्क मैनेजर ऐप में डालो। हर दिन 5 से 10 मिनट का मिनिमम क्रिएटिव डोज शुरू करो। जैसे अगर तुम एक पेंटर हो तो हर दिन 5 मिनट के लिए एक स्केच बनाओ। इससे तुम्हारा दिमाग बैकग्राउंड में आइडियाज बनाता रहेगा। अध्याय 7, डिस्ट्रैक्शंस और माइंडफुलनेस। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स और न्यूज अलर्ट्स। डेविड कहते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे क्रिएटिव काम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो सुझाव देते हैं कि तुम अपने फोन को साइलेंट करो, नोटिफिकेशंस बंद करो और एक शांत जगह ढूंढो। डेविड खुद वॉइस मेमोज का इस्तेमाल करते थे ताकि टहलते वक्त आए आइडियाज को रिकॉर्ड कर सके। वो एक सस्ते गैजेट जैसे नोटपैड या वॉइस रिकॉर्डर को अपने आइडियाज कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। माइंडफुलनेस इस प्रोसेस में बहुत जरूरी है। डेविड कहते हैं कि माइंडफुलनेस का मतलब है अपने दिमाग को अभी और यही रखना। जैसे जब तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, फोन को दूर रखो। डेविड ने हर सुबह डायरी लिखने की आदत बनाई थी। वो अपनी सुबह की कॉफी पीते हुए अपने विचारों, भावनाओं और आइडियाज को लिखते थे। इससे उनकी सोच साफ होती थी और वो अपने दिन को बेहतर ढंग से प्लान कर पाते थे। डेविड मेडिटेशन, गहरी सांस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की सलाह भी देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम तनावग्रस्त हो तो 5 मिनट के लिए गहरी सांस लो। अपने आप से कहो, मैं ये कर सकता हूं। छोटी छोटी आदतें जैसे हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करना या अपने आइडियाज को नोट करना तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। डेविड कहते हैं कि माइंडफुलनेस तुम्हें अपने दिमाग की ताकत को समझने में मदद करती है और डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। प्रैक्टिकल टिप, अपने फोन को दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए साइलेंट मोड पर रखो। एक नोटपैड या वॉइस रिकॉर्डर हमेशा अपने पास रखो ताकि आए आइडियाज को तुरंत कैप्चर कर सको। हर सुबह 5 से 10 मिनट डायरी लिखने की आदत डालो। इसमें अपने विचार, भावनाएं और उस दिन के लक्ष्य लिखो। अध्याय 8, धीरे धीरे लेकिन आगे बढ़ो। डेविड कहते हैं कि हमारी दुनिया हसल कल्चर में डूबी है, जहां लोग ज्यादा से ज्यादा काम को जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। हमारी वेदों की कहावत धैर्य में ही विजय है इसे सही साबित करती है। डेविड ने पनामा सिटी और कोलंबिया में समय बिताया, जहां अप्रत्याशित अनुभवों ने उन्हें नए आइडियाज दिए। उदाहरण के लिए, कोलंबिया में एक बार वो गलत रास्ते पर चले गए। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने उन्हें नया दृष्टिकोण दिया। वो कहते हैं कि अराजकता को गले लगाओ, क्योंकि यही तुम्हें अगला बड़ा आइडिया दे सकती है। डेविड की एक और कहानी उनके कोलंबिया प्रवास की है। वहां वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से डिजाइन करना चाहते थे। उन्होंने नए लोगों से मुलाकात की, नई संस्कृति को समझा और अप्रत्याशित अनुभवों को अपनाया। इन अनुभवों ने उनकी किताब के लिए नए विचार दिए। डेविड कहते हैं कि धीरे धीरे काम करने का मजा अलग है। जब तुम धीरे धीरे काम करते हो तो तुम अपने आइडियाज को गहराई से एक्सप्लोर कर सकते हो और बेहतर नतीजे पा सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक नई बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हो तो उसे जल्दी लॉन्च करने की बजाय धीरे धीरे रिसर्च करो, प्रोटोटाइप बनाओ और फीडबैक लो। यह धीमा प्रोसेस तुम्हें लंबे समय में ज्यादा सफल बनाएगा। डेविड कहते हैं कि अराजकता और अनिश्चितता को डरने की बजाय उसे एक मौके के रूप में देखो। प्रैक्टिकल टिप, अपने अगले प्रोजेक्ट को जल्दी खत्म करने की बजाय उसे समय दो।
हर हफ्ते एक नया अनुभव ट्राई करो, जैसे किसी नई जगह पर जाना या कोई नया हॉबी शुरू करना। ये अनुभव तुम्हें नए आइडियाज देंगे। दोस्तों, ये थी डेविड कडावी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट की पूरी कहानी। इस किताब ने हमें सिखाया कि प्रोडक्टिविटी का मतलब समय को गिनना नहीं, बल्कि अपने दिमाग की ताकत को समझना और उसे सही दिशा में लगाना है। अब तुम्हारी बारी है। अपने दिमाग की ताकत को पहचानो, अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढो और अपने सपनों की ओर एक छोटा कदम उठाओ। आज ही शुरू करो, चाहे वो 5 मिनट मेडिटेशन हो, एक पैराग्राफ लिखना हो या फोन को साइलेंट करके फोकस करना हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा जादुई चिराग है, इसे रगड़ो और चमकने दो। अगर ये समरी तुम्हें पसंद आई तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना न भूलो। और हां, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि तुम अपने दिमाग को कैसे मैनेज करने वाले हो। तुम्हारा एक कमेंट हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देगा। तो अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और अपनी बात लिखो। तुम्हारा अगला बड़ा आइडिया बस एक कमेंट दूर हो सकता है।